हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक सवाल के बारे में पढ़ेंगे और ये सवाल जो है वो उदाहरण नंबर 5.8 में दिया हुआ है और ये सवाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा हुआ है। अब इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है? इस सवाल में दिया हुआ है कि 4 किलोग्राम का कोई गुटखा एक क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल को धीरे धीरे तब तक आनंद किया जाता है जब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा बराबर 15 डिग्री पर वह गुटखा सरकना प्रारंभ नहीं कर देता। पुष्ठ और गुटके के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस का मान अपने को ज्ञात करना। तो सवाल क्या कहता है कि एक क्षैतिज समतल पे एक गुटका रखा है। यह गुटका है जिसका मान 4 किलोग्राम है। अब इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे ये वाला जो सिरा है वो ऊपर की लेके जाते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, मतलब ये ऐसे होने लगता है। ठीक है, और इसको कब तक लेके जाओ? जब तक थीटा ये बीच का कोण 15 डिग्री तक नहीं लेके जाता। जैसे ही 15 डिग्री तक लेके जाएंगे ये धीरे धीरे नीचे सरकना प्रारंभ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में गुटके और समतल के बीच का स्थैतिक गुणांक कितना होगा? म्यू एस, वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब अपने इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पे देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 15 डिग्री है और ये गुटका है। तो अपने को पता है कि गुटके के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो mg तो सीधा ही लगता है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो थीटा कोण है और ये वाला थीटा कोण हमेशा समान होता है, बराबर। तो ये mg है, तो ये mg थीटा के साथ में कोण बना रहा है। तो जैसे मैंने तुमको एक उदाहरण बताया हुआ है कि जैसे मान लो कि ये F है, बल है, और ये थीटा क्षैतिज के साथ में बना रहा है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा और उसके सामने वाला जो होगा वो F sin थीटा हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे भी ये mg किसके साथ में कोण बना रहा है? इसके साथ में, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और उसके सामने वाला जो है वो mg sin थीटा हो जाएगा। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये जैसे मान लेते mg, ठीक है, और ये इसके साथ में कोण बना रहा है थीटा। तो जिसके साथ में थीटा कोण बनाता है वो क्या होता है? mg cos थीटा, बराबर। और इसके सामने वाला हो जाएगा mg, इसके सामने वाला हो जाएगा mg sin थीटा, बराबर। तो देखो ये mg, तो यहाँ पे आ गया mg, थीटा के साथ में क्या बन रहा है? mg cos थीटा, तो थीटा के साथ में mg cos थीटा, और इसके सामने वाला मतलब इसके सामने वाला ये mg sin थीटा हो गया, बराबर। अब यहाँ पे अपने देखते हैं कि mg sin थीटा के सामने वाला जो है वो क्या होता है? r, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब r का मतलब वही अपना n है, बराबर। अब ये mg sin थीटा क्या करता है? इस गुटके को नीचे की तरफ लेके जाता है। तो नीचे की तरफ लेके जाएगा तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स मतलब घर्षण बल जो है उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे लगाएगा, Fs। तो अब अपने क्या करते हैं, पहले क्षैतिज घटक लेंगे फिर ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, बराबर, और दोनों को एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे चित्र के अंदर देखते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक देखो ये Fs। अब Fs इस साइड बल लग रहा है और इसके सामने विपरीत दिशा में कौन सा लग रहा है? mg sin थीटा, और इस साइड लग रहा है Fs। तो ये दोनों जो बल है वो बल का परिणाम समान होगा, खाली क्या होगा कि दिशा अलग होगा। मतलब Fs इस साइड लग रहा है, mg sin थीटा इस साइड। तो अपने क्या करेंगे? Fs बराबर कर देंगे mg sin थीटा, बराबर। इसी तरह ऊर्ध्वाधर घटक में देखते हैं। तो ऊर्ध्वाधर घटक के अंदर ऊपर क्या है? r है और नीचे क्या है? mg cos थीटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? r जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो r बराबर हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इस सवाल को अपने समझे। तो मान लेते कि थीटा को धीरे धीरे बढ़ाओ।
थीटा को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि ये गुटका जो है वो ऐसे एंगल, मान लो थीटा मैंने बढ़ा दिया तो गुटका जो है वो ऐसे हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ जो है एफएस ऊपर की तरफ जो है, मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि घर्षण बल का मान जो है एफएस का मान जो है वो बढ़ जाएगा। तो एफएस का मान यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या बोलेंगे कि थीटा अधिकतम रखने पर अपने उसके सीमांत घर्षण बल का मान अधिकतम ज्ञात नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो सीमांत घर्षण बल का मान कब मिलेगा, जब उस थीटा को क्या मानो, कम मानो, बराबर। तो थीटा के मान को क्या मान लेता हूँ, कोई भी मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन क्या है, एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एफ एस क्या करना है अपने को, मैक्सिमम ज्ञात करना है, तो एफ एस एम एक्स लग दिया और एम जी साइन थीटा को थीटा नॉट रख दिया, बराबर। तो यहाँ पे देखो एफ एस बराबर एम जी साइन थीटा 0 और आर क्या है, आर बराबर एम जी कॉस थीटा, तो इसको रख दिया आर बराबर एम जी कॉस थीटा 0। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को भाग कर देते। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को भाग करेंगे तो देखो एफ एस अपॉन आर तो ऐसा का ऐसा आएगा। अब एम जी दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा, बराबर। अब अपने एक सूत्र देखा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में अपने ने एक सूत्र पढ़ा था और वो सूत्र था स्थिति गुणांक के बारे में। तो वो सूत्र था एफ एस मैक्सिमम बटे में आर, इसका मतलब होता है म्यू एस, बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स बटे में आर बराबर इक्वल टू म्यू एस, या आर की जगह पे एन भी हो सकता है, आर लिखो या एन लिखो, बात एक ही है। तो एफ एस मैक्सिमम अपॉन एन बराबर क्या होता है, म्यू एस। तो यहाँ पे एफ एस अपॉन आर इक्वल टू किसके होगा, म्यू एस। तो यहाँ पे एफ एस अपॉन आर तो किसके बराबर है, टेन थीटा, और वैसे एफ एस अपॉन आर किसके बराबर होता है, म्यू एस। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा और म्यू एस एक दूसरे के क्या हुए, बराबर हुए। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, म्यू एस बराबर कर देंगे टेन थीटा, बराबर। तो म्यू एस बराबर टेन थीटा। अब थीटा का मान तो अपने को दिया हुआ है 15, तो म्यू एस बराबर टेन 15, तो म्यू एस बराबर टेन 15 का मान होगा 0.27। तो यहाँ पे स्थितिक घर्षण गुणांक का मान अपने को मिल गया 0.27 जो है वो इसका मान होगा। तो इस तरीके से अपने इस तरह के सम को अच्छे से इजी अपने क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, बराबर। ये सवाल बहुत ही इजी है और इसमें खाली स्थितिक घर्षण गुणांक के बारे में अपने को ज्ञात करना था, तो इस विधि से अपने उसके बारे में ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा सवाल है, ये सवाल अपने अभ्यास में 11वां नंबर का सवाल है और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल को तुमको समझना पड़ेगा। जब ये सवाल समझोगे तभी ये सवाल को कर पाओगे, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर क्या बोला है कि कोई ट्रक विराम अवस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, एक रोड बनाता हूँ, इस सवाल को समझना, ये रोड बनाता हूँ, यहाँ पे एक ट्रक है, ठीक है। तो ये ट्रक अभी विराम अवस्था में, तो यहाँ पे जो u होगा, u जो है वो 0 है, बराबर। अब यहाँ से वो फिर गति करना प्रारंभ करता है, तब उसका त्वरण जो है वो a बराबर कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो सवाल को समझो, ट्रक जो है वो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में उसका प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा और उसके बाद में वो गति करना प्रारंभ करता है तो उस टाइम पे उसका त्वरण जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके 10 सेकंड के बाद में, 10 सेकंड के बाद में मतलब मान लो कि ये t बराबर 10 सेकंड यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पे जब ट्रक पहुँचा तो इसके ऊपर एक आदमी चढ़ गया, ट्रक के ऊपर एक आदमी चढ़ गया, ठीक है। और उसकी
एक व्यक्ति से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराया जाता है। धरती से 6 मीटर, तो ये मान लो धरती से 6 मीटर, ये ट्रक और ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है 6 मीटर। अब ये 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है, मतलब यहाँ से ये पत्थर नीचे गिरा रहा है, बराबर। कितने टाइम पे? t बराबर 10 सेकेंड के टाइम, बराबर। अब t बराबर 11वें सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड और आगे गया, 1 सेकेंड और आगे गया, उस टाइम पे ये पत्थर क्या होगा? जमीन के ऊपर गिर गया होगा, तब तक तो 1 सेकेंड में था। तो उस टाइम पे उस पत्थर का वेग, उस पत्थर का त्वरण क्या होगा वो रखा, और वायु के प्रतिरोध को उपेक्षणीय किया, मतलब वायु को यहाँ पे नेगलेक्ट किया, मतलब वायु के प्रतिरोध को यहाँ पे काउंट नहीं करना, बराबर। तो ये सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बताया, फिर से मैं बताता हूँ। ये एक आदमी है जो स्टार्टिंग में एक ट्रक चला रहा है, जो ट्रक जो है वो विराम अवस्था में होगा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब विराम अवस्था से वो ट्रक को धीरे धीरे गतिशील कर रहा है, तो गतिशील करेगा तो उसका त्वरण जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। फिर वहाँ से 10 सेकेंड के बाद में उसके अंदर दूसरा आदमी जो बैठा था वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। और धरती से ट्रक की जो ऊंचाई है जो आदमी की वो 6 मीटर है, वहाँ से वो पत्थर नीचे गिराता है t बराबर 10 सेकेंड पे, ठीक है। तो t बराबर 11वें सेकेंड में उस पत्थर का वेग क्या होगा, त्वरण क्या होगा, वो अपने को ज्ञात करना है, बराबर। तो यहाँ पे अपने ध्यान से देखें तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है u दिया हुआ है 0, बराबर। तो यहाँ पे u बराबर 0 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, समय दिया हुआ 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड जब होगा 10, बराबर, तब उसका पत्थर का वेग क्या होगा, पहले 10 सेकेंड के लिए ज्ञात कर लेते। तो अपने को पता है कि गति का पहला समीकरण बताया है कि v बराबर u प्लस at, तो v का मान ज्ञात करना है। अब प्रारंभिक वेग तो कितना दिया हुआ है 0, a कितना दिया हुआ 2 और t मतलब 10 सेकेंड। तो उस टाइम पे उसके पत्थर का वेग 10 सेकेंड के बाद में पत्थर का वेग कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो पत्थर का वेग होगा वो क्षैतिज होगा, मतलब ये जैसे मान लो पत्थर है, तो इसमें पत्थर देखो, जब पत्थर ऊपर से नीचे गिरेगा तो देखो x एक्सिस भी बदल रहा है, x एक्सिस भी बदल रहा है और y एक्सिस भी बदल रहा है, दोनों बदल रहे हैं, बराबर ना। मतलब पत्थर अपने ट्रक से ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो पत्थर के अंदर 2 दिशा है, x दिशा भी बदल रही है और y दिशा भी बदल रही है। मतलब पत्थर को वेग ज्ञात करना है तो अपने को x एक्सिस के सापेक्ष वेग कितना है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा, और y एक्सिस के सापेक्ष कितना वेग है वो भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो 20 मीटर पर सेकेंड अपने ने ज्ञात किया, ये क्या कि पत्थर जब आदमी ऊपर से नीचे फेंक रहा था ऐसे, बराबर ना, तो ऊपर से नीचे, तो ये उसका vx और ये नीचे वाला होगा वो vy, बराबर। और दोनों का औसत ज्ञात करेंगे v, बराबर ना। यही अपने ने पढ़ा है ना वेक्टर में। तो पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, vx ज्ञात करेंगे। तो vx अपने को मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। अब vy ज्ञात करेंगे। तो vy में देखो ये पत्थर पहले ऐसे आया फिर नीचे गिर रहा है, ठीक है। कोई भी आदमी पत्थर फेंकेगा तो vx तो अपने ने ज्ञात कर लिया। अब vy में क्या होगा कि पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है, बराबर। तो ये वाला कंडीशन अब vy का हो गया। तो इसमें भी देखो vy में प्रारंभिक जो होगा, प्रारंभिक वेग, कोई भी पत्थर हाथ में होता है तो प्रारंभिक वेग तो uy जो है वो तो 0 मानेंगे, तो यहाँ पे uy 0 हो गया। अब इसका एक्सीलेशन क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका क्या होगा, g होगा, तो यहाँ पे ay जो होगा वो g होगा। अब देखो, अब 10 सेकेंड का अपने ने ज्ञात कर लिया पत्थर, 10 सेकेंड में पत्थर का वेग कितना होगा। अब 11वें सेकंड के लिए ज्ञात करना है, तो 11वें सेकंड के लिए 11 नहीं लेंगे। अब देखो 10 सेकंड का अपने ने ले लिया, 10 सेकंड के बाद में क्या है 11 सेकंड, तो 11 में से 10 को माइनस करेंगे, मतलब खाली बीच में तो 1 सेकंड ही बचा, बराबर ना। तो इसमें क्या है कि जो पत्थर था 10 सेकंड के बाद में उस आदमी ने फेंका, 10 सेकंड के बाद में, मतलब मान लो 10 सेकंड पे फेंका, तो 10 सेकंड से फेंका तो 11वें सेकंड पे अपने को उसके पत्थर का वेग ज्ञात करना है। तो 11वें सेकंड के लिए मतलब 10 सेकंड तक तो अपने ने वेग ज्ञात कर लिया 20 मीटर पर सेकंड,
बराबर लिखा है ना 10 सेकंड के 50 पत्थर का वेग, तो 10 सेकंड तक तो ज्ञात कर लिया। अब 11वें सेकंड के लिए ज्ञात करना है, तो 11वें सेकंड के लिए ज्ञात करना है, तो अभी बचा कितना, खाली एक ही सेकंड बचा ना, क्योंकि 10 सेकंड तक के लिए तो अपने ने ज्ञात कर लिया। तो 11वें सेकंड पे कितना होगा, मतलब इसके बाद में 1 सेकंड वो चला, बराबर, तो 1 सेकंड के लिए उसका वेग क्या होगा, तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड लेंगे। तो अपने को यही सूत्र y एक्सिस के लिए क्या होगा, vy इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। तो देखो वी वाई ज्ञात करना है, यू वाई तो अपने को पता है कि 0 लेंगे, ठीक है, और जी अपने क्या लेते हैं 9.8 लेते हैं, और टी कितना है 1 है, तो इसका आंसर कितना है 9.8। तो अपने यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि वी एक्स जो है वो अपने को मिला 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर, और वी वाई अपने को मिला 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को क्या करना है, वेग का परिणाम ज्ञात करना है। तो अपने ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था कि जब कोई भी दो वेक्टर है, बराबर, ये जैसे कि ये वी एक्स, ठीक है, ये वी एक्स और ये है अपना वी वाई, तो उसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वी होगा। और एवरेज कैसे ज्ञात करते, तो तुमने पता है कि दो वेक्टर का मोड कर लो, स्क्वायर कर लो, वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर, और फिर इसका क्या कर लो, अंडर रूट कर लो, बराबर। तो यहाँ पे देखो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर किया, फिर अंडर रूट, तो वी एक्स कितना है 20, वी वाई कितना है 9.8, तो इन दोनों का स्क्वायर किया तो मतलब कितना है 22.3 मीटर पर सेकेंड। तो 22.3 मीटर पर सेकेंड उसका वेग आ गया, बराबर। तो इस तरीके से अपने उसका वेग जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और उसका त्वरण जो है वो क्या होगा, तो त्वरण जो है वो त्वरण तो ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके बाद में उसका परिणाम ज्ञात कर लिया अपने ने, इसका परिणाम ज्ञात कर लिया 22.3 मीटर पर सेकंड। अब इसका ज्ञात करेंगे दिशा। तो अपने ने पता है कि दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि tan थीटा बराबर y एक्सिस का मान तो क्या है वी वाई और x एक्सिस का मान वी एक्स, तो इन दोनों का मान अपने रख देंगे। तो वी वाई जो है वो क्या है 9.8 आएगा, ठीक है, और वी एक्स जो है वो 20 आएगा। अब इन दोनों का करेंगे भाग, तो अपने को आंसर जो है वो आंसर मिलेगा 0.49, बराबर। तो ये अपनी दिशा आ गई। अब tan थीटा जो है वो 0.49 है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को उस साइड लेके जाओ तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो इसका मान होगा 26 डिग्री 2। अब देखो इसमें त्वरण बोला है, तो जिस तरह से जिस तरीके से वेग दो थे वी एक्स और वी वाई, इसी तरह त्वरण भी दो होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पत्थर जो है वो सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही गिरेगा। तो ये नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे x तो कहीं बदल नहीं रहा, खाली y बदल रहा है। तो x नहीं बदल रहा, मतलब a x का मान तो 0 ही रहेगा। और y एक्सिस में क्या हो रहा है कि ये सीधा नीचे ही गिर रहा है, और किसकी वजह से गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से। तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने देखेंगे तो क्षैतिज का त्वरण मतलब ए एक्स जो है वो तो 0 होगा, और ए वाई का जो मान होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरीके से अपने ने दो सवाल हल किए, और वो दोनों सवाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला वाला सवाल अपने ने ये गुटके वाला किया, ये भी बहुत सिंपल है। दूसरा सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आदमी पहले विराम अवस्था में था ट्रक, फिर गतिशील हुआ, फिर उसके अंदर ट्रक के अंदर आदमी जो है वो उसके ट्रक के ऊपर चढ़ा, फिर उसके हाथ में पत्थर था, वो पत्थर नीचे गिरा, तो उसका पत्थर का वेग क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है सब। इस तरह के सवाल जो है वो एग्ज़ाम में पूछते, तो तुमको इस तरह के सवाल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।